हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिगम। और इस टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लर्निंग अधिगम, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज भी आते हैं, सिद्धांत भी आते हैं, जिन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी लास्ट में करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी सीटेट, जेटेट या फिर यूपीटेट और या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्हें शेयर करो। तो सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम मतलब होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अधिगम मतलब होता है सीखना। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं किसी भी जगह पर, अगर हम सीख रहे हैं तो हमारा अधिगम है। ठीक है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह सीखने की प्रक्रिया उसे नए परिस्थितियों में समायोजित होने का अनुभव है। व्यक्ति अपने आप को अपने वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है और इस प्रक्रिया में उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं, इसे ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अनुभव हमारे मस्तिष्क में याददाश्त के रूप में जमा हो जाते हैं और भविष्य के कार्य को सफलतापूर्वक करने में सहायता करते हैं। तो अधिगम मतलब हो गया कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के दौरान जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसे भी अधिगम कहते हैं। मनुष्य प्रतिदिन विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। इन परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए कुछ अनुक्रिया करता है और इस अनुक्रिया के दौरान उसे नया अनुभव प्राप्त होता है। अतः व्यक्ति जीवन पर्यंत पर्यावरण के विभिन्न स्थानों पर जो अनुभव प्राप्त करता है, उसे ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। अब आता है हमारा अधिगम की परिभाषा। तो हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी है। सबसे पहले गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड का कहना है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही अधिगम है। गेट्स के अनुसार, गेट्स का कहना है अनुभव द्वारा अपने व्यवहार का समायोजन एवं परिमार्जन करना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही अधिगम है। अब हम आगे चलेंगे। अधिगम के सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में सीखना अधिगम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसे सरल, प्रभावशाली तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकी की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। आप जो देख रहे हैं, ये लिखा हुआ एक सिंप्लीफाइड नोट्स बना हुआ है। अगर आप चाहे तो उसे अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपके मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत है जिन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सारे सिद्धांत को डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जैसे हमारा पहला हो गया पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंध सिद्धांत, तीसरा है कोहलर का सूच सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों थ्योरीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर्थ है स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। फिफ्थ है हल का सरलीकरण सिद्धांत, जिसे हम हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। फिर आता है सिक्स में कोहलर का सूच सिद्धांत। सेवन्थ टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट थ्योरी की तरफ, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पावलोव के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक आईपी पावलोव हैं। आईपी पावलोव जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, जिन्हें सन 1904 में पाचन क्रिया पर किए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1904 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने एक शोध किया था पाचन क्रिया पर, इसलिए। इस सिद्धांत को संबद्ध प्रत्यावर्ण, संबद्ध प्रतिक्रिया तथा शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव ने एक कुत्ते पर शोध किया, जिसमें से पावलोव ने देखा कि कुत्ते की लार स्राव में उस समय वृद्धि हो जाती है जब वह भोजन को देखता है। इसके लिए उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसके गले में एक कांच की नली लगाई।
तो सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने कुत्ते पर शोध किया, उसके लार पर, कि कब उसकी लार अधिक निकलती है। इसके लिए पावलोव ने कुत्ते के गले में कांच की नली, कुत्ते के गले में ऑपरेशन करके कांच की नली लगा दी। तो सबसे पहले कुत्ते को कुछ देर तक भूखा रखा गया और भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक एक घंटी बजाई जाती थी। बाद में केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते का लार टपकना शुरू हो गया। घंटी के प्रति कुत्ते की इस अनुक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कुत्ते को पहले कुछ देर तक भूखा रखा गया, फिर कुत्ते को खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। ठीक है, कुछ दिनों तक ये क्रिया किया गया। कुछ दिनों के बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते का लार निकलना चालू हो जाता था, क्योंकि कुत्ते को यह पता चल गया था कि जैसे ही घंटी बजती थी उसे पता चल गया था कि घंटे के बाद उसे खाना मिलने वाला है, इसलिए कुत्ते का लार निकलना शुरू हो जाता था। तो इसी घंटी के प्रति कुत्ते की इस अनुक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। कुत्ते का घंटी के प्रति इस तरह का जो अनुक्रिया था कि घंटी बजने के साथ ही कुत्ते का लार निकलना शुरू हो जाना, इसे ही पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के साथ मिलकर स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करने लगती है, इसे ही सीखना कहा जाता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का शैक्षिक प्रयोग। अभी इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है, तो इसमें पॉइंट वाइज है, 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों को डालने तथा बुरी आदतों के बदलने में सहायक होता है। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित है, यानी कि हमारे प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है यह सिद्धांत। अर्थात बालक कोई कार्य बार बार दोहराने पर जोर देता है और अंत तक सीखना आसान हो जाता है। अगर कोई काम कठिन है तो अगर उसे हम बार बार करें तो बार बार करने से वह कार्य भी हमारे लिए इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, अर्थात बालक जब अच्छे कार्य को करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है और गलत कार्य करने पर दंड की प्राप्ति होती है। फोर्थ पॉइंट है, इस सिद्धांत के सहायता से विद्यार्थियों को छोटे छोटे प्रत्ययों को आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्ययों हो गया है, ये एक मिस्टेक है, इसे सुधार कर प्रत्ययों कर लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे। तो इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थियों को छोटे छोटे प्रत्ययों को आसानी से समझाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों के असामान्य व्यवहारों को परिवर्तित किया जा सकता है और व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत की व्याख्या की। यह सिद्धांत जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत को अधिगम का संबंध सिद्धांत, संयोजन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं और एसआर बाउंड थ्योरी भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, एसआर बाउंड थ्योरी। इसके बाद उनका मानना है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे एक उद्दीपक होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और वह उसी के अनुरोध अनुक्रिया करता है। इस पर उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंधित हो जाता है, अतः इस सिद्धांत को एसआर बाउंड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और एसआर बाउंड थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक का मानना है कि किसी भी काम के पीछे एक उद्दीपक होता है जिसका प्रभाव जो उस काम को कर रहा है उस व्यक्ति पर पड़ता है। वही उद्दीपक की वजह से ही वह व्यक्ति उस कार्य को करता है। इसके लिए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने मुर्गियों, बिल्लियों, मछलियों, कुत्तों, बंदरों तथा मानव पर अनेक प्रयोग किए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को
सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई तरह का प्रयोग किया। उन्होंने मुर्गियों पर भी प्रयोग किया, बिल्लियों पर भी, मछलियों पर भी, कुत्तों, बंदरों तथा मानव पर भी उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन बिल्ली पे किया गया प्रयोग उनका सबसे प्रसिद्ध है। तो थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजड़े में बंद किया जिसमें निकलने के लिए एक दरवाज़ा था जो एक लीवर के माध्यम से खुलता था। ठीक है। पिंजड़े के बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा गया। बिल्ली पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास करने लगी, अतः गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आकर मछली खा गई। यह प्रयोग उसी बिल्ली पर कई बार दोहराया गया। धीरे धीरे उसके प्रयासों का समय भी घटता गया और अंत में बिल्ली बिना किसी भूल किए बॉक्स से बाहर निकलने लगी। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है। और पिंजड़े में एक पिंजड़ा से बाहर निकालने के लिए एक गेट था, एक दरवाज़ा था, और दरवाज़ा एक लीवर के माध्यम से खुलता था। जैसे ही हम लीवर को दबाते थे वो दरवाज़ा खुल जाता था। और बॉक्स के बाहर, उस पिंजड़े के बाहर एक मछली को रख दिया गया। ठीक है। उस मछली को देखकर बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती है। अचानक क्या होता है, बिल्ली का पैर अंदर जो लीवर पर होता है उस पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक है। और बिल्ली बाहर आकर मछली को खा जाती है। बार बार यह प्रयोग बार बार उसी बिल्ली पर बार बार दोहराया जाता है। फिर लास्ट में बिल्ली को ये समझ में आ जाता है अगर उसे बाहर निकलना है मछली खाने के लिए तो सबसे पहले उसे दरवाज़ा खोलना होगा, और जो दरवाज़ा खुलता है इसी लीवर के मदद से खुलता है। तो यह बिल्ली सीख जाती है। ये कैसे सीखती है? बार बार प्रयास करने से ही सीखती है। इसीलिए इसका नाम है त्रुटि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी इसीलिए कहते हैं। पहले वो प्रयास करती है, गलती करती है, फिर प्रयास करती है, फिर गलती करती है, फिर प्रयास करती है, इसी तरह करके वह सीखती है। इन प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के निम्नलिखित चरण बताए हैं। थॉर्नडाइक ने कुछ चरण बताए हैं प्रयास एवं त्रुटि के जिससे हम सीखते हैं। तो पहला चरण है, पहला है किसी कार्य को करने के लिए किसी न किसी अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए कोई प्रेरक चाहिए होता है। जैसे बिल्ली को बाहर निकलना था तो बाहर निकलने के लिए बिल्ली को प्रेरित कर रही थी मछली, तो वही मछली उस बिल्ली के लिए प्रेरक थी। तो यहाँ पे प्रेरक है मछली। दूसरा पॉइंट है किसी कार्य को तभी किया जाता है जब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो। लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में कोई ना कोई बाधा अवश्य होती है। ठीक है। कार्य को तभी किया जाता है जब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो। बिल्ली बाहर तभी निकलना चाहती थी क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट था, और उसका लक्ष्य था, और उस बिल्ली का लक्ष्य था बाहर निकलकर मछली खाना। थर्ड पॉइंट है बाधा के शमन के लिए कई उल्टे सीधे प्रयास किए जाते हैं और अंततः सफलता मिल जाती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है गलत प्रयत्न को त्याग कर सही प्रयत्न को स्थिर करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के 3 नियम बताए हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इससे रिलेटेड मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर इससे ना भी आए तो ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से, ये जो 3 नियम है, इस तीनों नियम से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, सीखने के 3 नियम है। पहला है तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रीडीनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आगे चलेंगे तत्परता के नियम। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तभी वह उस कार्य को सीख सकता है, क्योंकि इच्छा से कार्य करने पर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए वह कार्य को जल्दी सीख लेता है। बालक को नया ज्ञान प्रदान करने से पहले उसकी आयु, क्षमता तथा रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम कोई काम को सीखते हैं, किसी काम को करते हैं, तो हमें उस कार्य को करने से पहले हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि हमें उस कार्य को करना है, तभी उस कार्य को हम अच्छे से सफलतापूर्वक कर सकेंगे। ठीक है। और उस कार्य को अगर हम इच्छा के साथ करेंगे तो हमें उस कार्य को करने में भी मज़ा आएगा, उस कार्य को हम जल्दी सीख भी जाएंगे और आसानी से कर भी लेंगे। तो ये हमारा पहला तत्परता का नियम। हमारा दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य या क्रिया को बार बार करता है
तो वह कार्य उसे जल्दी याद हो जाती है और नहीं दोहराने की स्थिति में वह उसे भूल जाता है। ठीक है। अभ्यास का नियम में क्या है कि जब हम किसी कार्य को, मान लिया हमें कोई चीज़ याद करना है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। उस चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होता है, वह चीज़ हमें याद हो जाती है। इसलिए जो चीज़ हमें नहीं आती है, अगर हम उस कार्य को बार बार करेंगे तो वह उस काम को हम जल्दी से आसानी से भी सीख जाएंगे। ठीक है। अगर उस कार्य को हम बाद में रिकॉल नहीं करेंगे, बाद में नहीं दोहराएंगे, तो फिर हम उस काम को भूल भी जाएंगे। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट नियम है। तीनों नियम में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसे परिणाम का नियम, संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं, व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है। इसके लिए पुरस्कार तथा प्रशंसा का प्रयोग भी किया जाता है। इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है तथा उसे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, इसमें 8 पॉइंट है, 8 इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं इस सिद्धांत के। हमारा थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इसके 8 पॉइंट्स है, जो इसका एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। हाँ, बिल्कुल सही। फर्स्ट पॉइंट जो है, यह सिद्धांत जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक हम किसी कार्य को नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। सेकंड पॉइंट है, जब तक बालक स्वयं किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करता है तब तक वह उसे सीख नहीं सकता। ठीक है, जब तक हम कोई काम को खुद से करके प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उस काम को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसे अधिक मौके दिए जाने चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट के अनुसार हर बच्चे की मानसिक स्तर कम होती है, किसी की अधिक होती है, अलग अलग होती है। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें अधिक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को करे, उस चीज़ को सीखे और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके। फोर्थ पॉइंट है, निरंतर प्रयास करते रहने से कम विद्यालय स्तर वाले बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। मान लिया अगर किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, अगर उसका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर वह उस सब्जेक्ट को अगर बार बार पढ़े, उसमें बार बार मेहनत करे, तो वह भी उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर, अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, यह सिद्धांत निरंतर अभ्यास पर जोर देता है। इस सिद्धांत में हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, बालक पहले की गई गलतियों से लाभ उठाकर उनसे सीखता है और भविष्य में उन गलतियों को नहीं करता है। बच्चा जो है, पहले जितनी भी गलतियां हैं उनसे सीखता है, फिर भविष्य में उस गलती को नहीं दोहराता है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है, यह सिद्धांत प्रेरणा पर बहुत अधिक बल देता है। अतः विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सीखने से पहले भली भांति उसे अभिप्रेरित कर लेना चाहिए। यह सिद्धांत क्योंकि प्रेरणा पर इसलिए बल देता है क्योंकि यह सिद्धांत खुद से करके सीखना इस सिद्धांत का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है खुद से करके सीखना। ठीक है। और खुद से वह बच्चा खुद से तभी करेगा जब उस काम में उसे मज़ा आ रहा हो। ठीक है। तो इसलिए उसे अभिप्रेरित करना भी जरूरी है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इस प्रकार थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत बालकों को सीखने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमारे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी हो गया, जिसने पावलोव ने जो एक कुत्ते पर शोध किया था। कुत्ते को पहले कुछ देर तक भूखा रखा जाता था और खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। यह शोध उस कुत्ते पर कुछ दिन तक किया गया, फिर परिणाम स्वरूप घंटी बजाने से ही उस कुत्ते की लार में वृद्धि हो जाती थी। ठीक है। सेकंड जो हमारा थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंध सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक लीवर के माध्यम से वह गेट खुलता था और पिंजरे के बाहर एक मछली को रख दिया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंध सिद्धांत। ठीक है। ये थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत के अंदर ये 3 नियम है सीखने के नियम, अधिगम के नियम।
ठीक है। इसमें से हमारा पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस तीनों नियम से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके झारखंड टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके सेंट्रल टेट सी टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपके अगर आप जैक बोर्ड से डीएलएड कर रहे हो, झारखंड बोर्ड से डीएलएड कर रहे हो, तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिद्धांत की ओर, कोहलर का सूझ सिद्धांत, जिसे हम कोहलर इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। कोहलर का सूझ सिद्धांत जेस्टाल्ट यानी जेस्टाल्टवादी विचारों पर आधारित है। जर्मन भाषा के शब्द जेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णकार या समग्र। समग्र एक तरह से बोले तो पूर्णकार मतलब होता है परिपूर्ण, ठीक है, पूर्ण रूप से, और समग्र का मतलब होता है एक पूर्ण रूप से, ओवरऑल। कोहलर के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति एवं समस्या को देखकर पहले उसे अच्छी तरह समझ लेता है और एकाएक उसे समस्या का समाधान सूझता है। इस प्रकार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीख करके किसी को भावनात्मक रूप से समझते हैं, ठीक है। व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले समस्या को अच्छी तरीके से समझता है, ठीक है। वो आंशिक रूप से नहीं, यानी कि अलग अलग नहीं समझता है, एक साथ समझकर फिर उस समस्या का समाधान निकालता है। तो क्लियर है। इसके लिए कोहलर ने कुछ प्रयोग किया, कोहलर ने भी प्रयोग किया है। उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। तो कोहलर ने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने एक चिंपैंजी को लिया है जिसका नाम है सुल्तान, और उस चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया है, और कमरे की छत पर एक केले का गुच्छा इस प्रकार एवं इतनी ऊंचाई पर टांग दिया कि चिंपैंजी उछलकर उसे प्राप्त न कर सके, ठीक है। कोहलर ने कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, और कमरे में केले के गुच्छे को टांग दिया है इस प्रकार इतनी ऊंचाई से कि वो चिंपैंजी उछलकर उस केले को न ले सके। सुल्तान केले को उछलकर लेने का बहुत प्रयास करता है, अंततः थककर जमीन पर बैठ गया, ठीक है। अचानक उसकी निगाह कमरे में पड़े बॉक्स में पड़ी, जिसे देखकर उसे एक सूझ आई और वह बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो चिंपैंजी जो होता है सुल्तान चिंपैंजी, वह केले को लेने का प्रयास करता है लेकिन वह असफल रहता है, ठीक है। तो चिंपैंजी को अचानक कुछ देर के बाद, जब वो थक जाता है, थक कर बैठ जाता है, तो उसे अचानक कुछ देर के बाद एक कमरे पर रखे हुए बॉक्स पर पड़ती है, और उसे एक तरकीब आती है, और वह बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर इतनी ऊंचाई में आ जाता है कि वह केले को प्राप्त कर सके, और वह केले को ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, ठीक है। कोहलर का जो सूझ सिद्धांत है, कोहलर इनसाइट थ्योरी, इसमें जो हम समस्या का समाधान निकालते हैं वह सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा निकालते हैं। आगे चलेंगे, कोहलर के सूझ सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में बच्चों के मानसिक शक्तियों, कल्पना, तर्क, चिंतन तथा संबंध देखने की शक्ति का विकास होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की जो तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, सोचने की शक्ति का विकास होता है। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत सीखने में रखने का विरोध करती है, रखने नहीं, रटने का विरोध करती है, ठीक है। किसी भी समस्या का समाधान निकालिए आप रट कर नहीं, बल्कि अपना तर्क लगाकर अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके आप समस्या का समाधान करिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इस सिद्धांत का उपयोग अंकगणित, रेखागणित, विज्ञान तथा व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा में प्रयोग होती है, हो सकती नहीं, होती ही है, ठीक है। जो भी हम मैथ्स बनाते हैं, अगर आपका ज्योमेट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इसमें आप सूझ सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं, ना कि प्रयास एवं त्रुटि विधि का। फोर्थ पॉइंट है, यह सिद्धांत छात्रों में अंतर्दृष्टि या सूझ पैदा करने में सहायक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
फिफ्थ पॉइंट है, यह सिद्धांत किसी समस्या का पूर्ण हल प्रस्तुत करने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने में सहायक होता है। ठीक है। यह सिद्धांत जो है, अगर हम कोई ज्ञान किसी परिस्थिति में सीखते हैं, उस ज्ञान को हम और भी अलग विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों जैसे कला, संगीत और साहित्य में अधिक उपयोगी है। ठीक है। यह सिद्धांत जो है, सूझ सिद्धांत, वो आपका क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा उपयोगी है। जैसे आपका कला हो गया, संगीत हो गया, साहित्य हो गया, ये सब में अधिक उपयोगी है। तो इसी के साथ हमारा ये सिद्धांत अधिगम खत्म होता है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा अधिगम। अधिगम अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है। अधिगम को अगर एक सिंपल मीनिंग में या व्यापक अर्थ एक तरह से देखेगा तो अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है। अधिगम के अंतर्गत हमने 3 सिद्धांत पढ़ा। ठीक है। हमने 3 सिद्धांत को डिस्कस किया। हमारा पहला सिद्धांत था पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसमें हमारे पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया, शोध किया। और दूसरा था थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंध सिद्धांत, जिसे हम एसआर बॉन्ड थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, या ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास एवं त्रुटि विधि। ठीक है। जिसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर शोध किया। और हमारा तीसरा सिद्धांत था कोहलर का सूझ सिद्धांत। ठीक है। कोहलर्स इनसाइट थ्योरी, ये एक सूझ सिद्धांत है जिसमें कोहलर ने एक चिंपैंजी पर शोध किया। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।